हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा देख लेते हैं। पहला जो है वो है कि फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। तो फिज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज, बेसिकली जो फिज़िकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है। फिज़िकल चेंज जो होता है ये रिवर्सिबल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक आइस क्यूब लिया है और मैंने उसको रूम टेम्परेचर पे रख दिया है। तो जब मैं उसे रूम टेम्परेचर पे रखूँगी तो क्या होगा, वो आइस है जो है वो मेल्ट हो जाएगी और वाटर की फॉर्म में बन जाएगी। मैं वाटर से आइस दोबारा बना सकती हूँ। इसी वजह से जो हमारी फिज़िकल जो चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। अब आते हैं केमिकल चेंज की तरफ। जो हमारा केमिकल चेंज जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक वुड लिया है, ठीक है। अगर आप उसको जलाओगे, मैंने उसको हीट दी और उसको जब मैंने जलाया तो क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा। तो क्या आप राख से दोबारा वुड को बना सकते हो? नहीं। इसी वजह से जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है। तो अब हम बात करते हैं, जो हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बात ये आती है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन को हम कह सकते हैं जिसमें द प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। द प्रोसेस involving a chemical change is called a chemical reaction। ठीक है, कोई भी प्रोसेस जिसमें कोई केमिकल चेंज हो रहा हो, जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट आफ्टर रिएक्शन करने के बाद उसकी स्टेट, उसका डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आ जाएं उसमें, तो उसको बोलते हैं हम केमिकल चेंज। यानी कोई भी प्रोसेस जिसमें कोई केमिकल चेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और अब बात आती है केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन जो बेसिकली होता है कि शॉर्ट हैंड मेथड होता है रिप्रेजेंट करने का केमिकल इक्वेशन को सिंबल्स की फॉर्म में। तो हम इसको लिख सकते हैं, the shorthand method to represent a chemical reaction in terms of symbols। ओके, चलो अब हम अपने बुक की तरफ मूव करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे इन्होंने कुछ केसेस और सिचुएशंस कंसिडर करी हैं कि अगर हमें इन केसेस को देखना है। जैसे फर्स्ट है, मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स, कि जब हम गर्मियों में दूध को छोड़ देते हैं तो क्या होता है। तो उस टाइम क्या होता है, आपने देखा होगा दूध फट जाता है और बाद में आप उसमें नींबू वगैरह डाल के आप उसका पनीर बना लेते हो। एन आयरन तवा, पैन, नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। आपने देखा ही होगा, जब आप लोहे को एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हो तो बहुत सारे एयर गैसेस के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है और उसमें रस्ट लग जाता है, उसमें जंग लग जाता है। ग्रेप्स गेट्स फर्मेंटेटेड, जब हमारे ग्रेप्स ख़राब हो जाते हैं तब उसका क्या होता है। जब हमारे ग्रेप्स ख़राब होते हैं तो उसकी मतलब बियर वगैरह या वाइन बनती है। फूड इज़ कुक्ड, जब खाना पकता है तब क्या होता है। एंड फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी एंड वी रेस्पायर। तो ये सब बेसिकली सिचुएशंस दी गई हैं हमें कि इनमें भी सब में रिएक्शंस हो रही हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं।
In all the above situations, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. इन जितनी भी ये कंडीशन सिचुएशन जो दी थी, इसमें क्या हुआ था कि जो भी सब्सटेंस था उसकी जो नेचुरल या इनिशियल जो स्टेट थी वो आफ्टर रिएक्शन के बाद चेंज हो गई. वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस. मैंने आपको पहले ही फिजिकल एंड केमिकल चेंज बता दिया है. वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेक्स प्लेस. मतलब हम एक रिएक्शन में कब बोलेंगे कि उसमें केमिकल चेंज हुआ है? वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेक्स प्लेस. क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ में डिफरेंस दिखेगा कि भाई पहले तो ये प्रोडक्ट ऐसा था और अब ऐसा हो गया, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हाँ यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई. You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. How do we came to know that a chemical reaction has taken place? Let us perform some activity to find the answer of these questions. तो हम एक्टिविटी 1.1 करने जा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि इन्होंने क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट बाय सैंड पेपर. इन्होंने एक मैग्नीशियम रिबन लिया है 2 सेंटीमीटर का और उसको जलाने से पहले रब किया है सैंड पेपर से. और होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टंग्स. टंग्स ये जो दिख रहा है आपको चिमटा टाइप, इससे उस रिबन को पकड़ा हुआ है इन्होंने. बर्न इट यूजिंग अ स्प्रिंट लैम्प. जो स्प्रिंट लैम्प है बर्नर, इससे इन्होंने उस मैग्नीशियम रिबन को जलाया है. एंड कलेक्ट द ऐश सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर 1.1. और जो जलने के बाद जो उसका राख बचा है, ऐश जो बची है, उसको हमने एक वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लिया है. बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज. मैग्नीशियम रिबन को जलाते वक्त आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा, उससे थोड़ा दूरी रहना होगा. तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो ये देखिए इधर, You must have observed that magnesium ribbon burns with a drizzling white flame and changes into a white powder. हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारा मैग्नीशियम रिबन होता है वो जब जलता है तो वो वाइट फ्लेम के साथ जलता है. ड्रिजलिंग वाइट फ्लेम आती है और वो एक वाइट पाउडर में चेंज कन्वर्ट हो जाता है जलने के बाद. और वो पाउडर क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर. मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना? क्योंकि मैग्नीशियम को जो है हमने एयर के कांटेक्ट में, यानी एयर में ऑक्सीजन होता है, यानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में हमने उसको जलाया तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड कर दिया, बना दिया. तो आप इसकी रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हो कि मैग्नीशियम Mg प्लस O2 गिव्स MgO. ओके, ठीक है. इस रिएक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो. अब आते हैं हमारी एक्टिविटी 1.2. इसमें बेसिकली आप ये याद रखना कि साइंस की बुक में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं आप उन सबको छोड़ना मत, क्योंकि उनमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं रिएक्शन बनाने के लिए, तो छोड़ना नहीं किसी को भी. टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब. एक लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है. उसमें पोटेशियम आयोडाइड डाला है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? तो आप इसकी रिएक्शन कुछ ऐसे बनेगी. हमने क्या लिया? लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस हमने लिया और उसमें हमने क्या ऐड किया? पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन, यानी Ki, पोटेशियम आयोडाइड. जब इन दोनों ने रिएक्ट किया तो क्या बना? PbI2 प्लस KNO3, 2KNO3. इसको आप बैलेंस कर दो तो यहाँ ठीक है, ये हमारा बन गया लेड आयोडाइड येलो कलर का. तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि रिएक्शन के बाद हमें लेड आयोडाइड मिलता है जो कौन से कलर का होता है? येलो कलर का, ठीक. और वो एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होता है. अब आते हैं हम एक्सरसाइज एक्टिविटी 1.3 में, जिसमें हमने क्या लिया है? जिंक ग्रेन्यूल्स लिए हैं. टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क. जिंक ग्रेन्यूल्स लिए एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है, ठीक है.
और सल्फ्यूरिक एसिड, या तो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल लो या सल्फ्यूरिक एसिड डाल लो, आपको जो डालना है वो डाल लो। देन उसको डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपन अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स, क्या कुछ हुआ है? टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, में कुछ चेंजेस आए हैं? तो इसकी रिएक्शन कुछ ऐसे बनेगी। हमने क्या लिया है? जिंक ग्रेन्यूल्स लिए हैं, या तो आप उसमें HCl डालो या सल्फ्यूरिक एसिड डालो। तो मैं इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल रही हूँ, H2SO4, तो वो मुझे क्या देगा? ZnSO4 प्लस H2। इसकी रिएक्शन इस ऐसी होगी। ठीक, आपको विजिबल है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़ जो हमने करी, वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेक्स प्लेस। इन तीनों रिएक्शंस की हेल्प से हमें पता तो चला ना कि हाँ, हमें पता चल रहा था कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। लेकिन अगर बेसिकली कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन हो रही हो जो हमें ना दिख रही हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो जब भी हमें कोई चेंज इन स्टेट हो, चेंज इन कलर हो, या कोई गैस इवॉल्व हो रही हो, या टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज़ हो रहा हो, तब हम उससे कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। एज वी ऑब्जर्व द चेंज अराउंड अस, वी कैन सी दैट देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। हमारे आसपास बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती डेली होती हैं, लेकिन हम उन्हें जल्दी देख नहीं पाते। We will study about the various type of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter। हम इस चैप्टर में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे और उन्हें सिम्बॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है हम वो भी पढ़ेंगे। तो पहला 1.1 जो आता है वो है केमिकल इक्वेशन। जो मैंने आपको पहले बताया कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, एक शॉर्ट हैंडेड मेथड होता है रिप्रेजेंट करने का किसी भी केमिकल इक्वेशन को, रिएक्शन को सिम्बल्स के फॉर्म में। तो एक्टिविटी 1.1 जो हमने करी थी मैग्नीशियम रिबन वाली, कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन, उसको जो हम वर्ड्स की फॉर्म में कैसे बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन, इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो ये डिस्क्रिप्शन हम लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट करने के लिए हम इसको सिंबल्स के फॉर्म में, यानी मैग्नीशियम को Mg, ऑक्सीजन को O2 एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO, ये शॉर्ट हैंडेड मेथड हो गया इसको लिखने का। तो हम इस फॉर्म से लिख सकते हैं। ठीक है। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट। हमें आपको साफ साफ पता है कि जो लेफ्ट हैंड में होते हैं वो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, और जो राइट हैंड में होते हैं वो हमारे फाइनल प्रोडक्ट होते हैं। तो इसमें मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन जो है वो हमारा है रिएक्टेंट है। द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, जो रिएक्शन के बाद बन रहा है, वो हमारा प्रोडक्ट है। तो वर्ड इक्वेशन शो चेंजेस ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन दैम। हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है? तो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे बीच में एक एरो दिया हुआ है जिससे पता चलता है कि इन दोनों ने रिएक्ट करके हमें फाइनली क्या दिया है? प्रोडक्ट दिया है। तो अब हम आगे चलते हैं कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। ये आपने देख ही लिया है कि जैसे मैग्नीशियम आप पूरा लिखते, मैग्नीशियम react with oxygen gives magnesium oxide। तो ये बहुत लेंदी हो रहा था, तो हमने इसको शॉर्ट करके, शॉर्ट हैंड मेथड करके इसको सिंबल्स के फॉर्म में लिखा। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब हम आते हैं बैलेंसिंग पे कि हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें। बैलेंसिंग करनी बहुत ज़रूरी है, तो बैलेंसिंग करते हैं अब हम। ओके, तो हम बुक का एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो इन्होंने लिया है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 gives zinc
ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जिंक कितने हैं। पहले आप रिएक्टेंट में देखो यहाँ पे जिंक कितने हैं, यहाँ पे एक जिंक है। तो क्या प्रोडक्ट में भी एक जिंक है? तो हमने देखा कि हाँ, प्रोडक्ट में भी एक ही जिंक है। अब बात करते हैं H2 की। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं। क्या यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 हैं? हाँ, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 हैं। अब बात करते हैं SO4 की। तो SO4 यहाँ पे H जो है वो 1 है, यहाँ पे भी S 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है। मतलब यहाँ पे भी सेम अमाउंट में है प्रेजेंट, यहाँ पे भी सेम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो हमें इसे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ये बैलेंस्ड है। ठीक है ना, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो मेरा पहला एग्जाम्पल, अब सेकेंड लेते हैं। Fe plus H2O gives Fe3O4 प्लस H2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे Fe कितना है, हमारे आयरन कितना है, यहाँ पे 1 है। क्या यहाँ पे आयरन 1 है? नहीं, यहाँ पे आयरन 3 है। तो मुझे इसको यहाँ पे 3 करना होगा, तो मैं इसके आगे यहाँ पे 3 ऐड कर दूँगी ना। अब हम बात करते हैं हमारे हाइड्रोजन की। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हाँ। क्या यहाँ पे भी 2 है? हाँ, यहाँ पे भी 2 है। अब ये तो बैलेंस हो गए हाइड्रोजन। अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है। तो मैं क्या करूँगी, मुझे इसको बैलेंस करने के लिए मैं इसके आगे 4 लगा दूँगी। तो अगर मैंने इसके आगे 4 लगाया तो ऑक्सीजन तो मेरे बैलेंस हो गए, 4 ऑक्सीजन। लेकिन जो मेरा हाइड्रोजन था वो अनबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन मेरे कितने हो गए? 4 2 8 हो गए। तो मुझे अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा, तो मैं इसके आगे 4 लगा दूँगी। ठीक, तो अब हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई। देखिए यहाँ पे आयरन भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। तो हम इसको बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और एक बात, अगर कोई रिएक्शन अनबैलेंस है तो आप उसको स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। उसको स्केलेटल इक्वेशन भी बोला जाता है कोई अगर जो इक्वेशन है वो अनबैलेंस्ड है।